नमस्कार दोस्तों। और आज की पहली कहानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ की है। ये बात 2020 की है। लखनऊ में एक इलाका है कृष्णा नगर। इसी इलाके में एक होम्योपैथिक अस्पताल है जहां सफाई का काम करने वाली सुषमा काम करती थी। सुषमा की बेटी पारुल को भी उसी अस्पताल में काम मिल गया था। पारुल की शादी रिंकू रावत नाम के ऑटो ड्राइवर से हुई थी। शादी के 7 साल बाद एक हत्या के मामले में रिंकू को जेल हो गई। उस समय तक पारुल के 3 बच्चे थे, मुस्कान, पवन और गगन। पति के जेल जाने के बाद पारुल को अपने ससुराल वालों से कोई मदद नहीं मिली। मजबूरी में वह अपने बच्चों को लेकर अपनी मां सुषमा के साथ रहने आ गई। उसी अस्पताल में विकास सोनी नाम का एक व्यक्ति भी काम करता था। विकास पहले बरेली के प्रेम नगर का रहने वाला था और सर्राफा बाजार में नौकरी करता था। 2018 में उसकी शादी रश्मि से हुई थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही दोनों के बीच अनबन हो गई और वे अलग रहने लगे। साल 2019 में पारुल और विकास की मुलाकात अस्पताल में हुई। शुरुआत में दोनों के बीच सिर्फ नजरें मिलती थीं, बात नहीं होती थी। धीरे धीरे दोनों में जान पहचान हुई। हालांकि उनके काम के समय अलग अलग थे, इसलिए मुलाकातें कम होती थीं। पर वक्त के साथ दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। उनके बीच जो लगाव पैदा हुआ उसने उनकी जिंदगी में नया मोड़ ला दिया। पारुल ने एक दिन हिम्मत जुटाकर विकास को अपने जीवन की सच्चाई बता दी। उसने रिंकू के जेल जाने, अपने 3 बच्चों और ससुराल वालों की बेरुखी की पूरी कहानी विकास के सामने रख दी। विकास ने भी पारुल के भरोसे का मान रखा। उसने अपने बारे में सब कुछ साफ साफ बता दिया। उसने बताया कि वह बरेली का रहने वाला है और सर्राफा बाजार में काम करता था। उसने अपनी शादी की सच्चाई भी छिपाई नहीं। विकास ने बताया कि उसकी शादी 2018 में रश्मि नाम की लड़की से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही उनके बीच झगड़े शुरू हो गए। हालात ऐसे बिगड़े कि दोनों अलग रहने लगे। उसने पारुल से कहा कि वह अपनी पत्नी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। पारुल और विकास दोनों की जिंदगी में तकलीफें थीं, लेकिन उन तकलीफों को साझा करते हुए उनके बीच एक गहरी समझ और अपनापन पैदा हो गया। दोनों को ऐसा महसूस होने लगा कि शायद वे एक दूसरे के साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं। जब पारुल की मां सुषमा को पारुल और विकास के संबंधों की जानकारी हुई तो उन्होंने तुरंत अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की। सुषमा ने पारुल से कहा कि ऐसे रिश्ते न सिर्फ गलत है, बल्कि उनके परिवार की इज्जत को भी बर्बाद कर सकते हैं। उन्होंने पारुल को बच्चों का भविष्य याद दिलाकर इन संबंधों से दूर रहने की सलाह दी। लेकिन पारुल पर विकास का इतना गहरा असर हो चुका था कि वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। मां की बातों को नजरअंदाज करते हुए वह विकास से छुप छुप कर मिलने लगी। मोहल्ले में भी पारुल और विकास के रिश्तों को लेकर चर्चाएं शुरू हो गईं। रिश्तेदारों ने भी इस पर सवाल उठाए, लेकिन पारुल को इन सब की परवाह नहीं थी। दूसरी ओर विकास भी पारुल के प्यार में पूरी तरह दीवाना हो चुका था। दोनों पर समाज और परिवार का दबाव बढ़ने लगा, तो उन्होंने लखनऊ छोड़कर कहीं और बसने का फैसला कर लिया। इस फैसले ने पारुल के सामने एक बड़ी दुविधा खड़ी कर दी। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे, लेकिन प्यार के अंधे जुनून में उसने अपने बच्चों को भी छोड़ने का फैसला कर लिया। अपने प्यार के लिए पारुल ने हर बंधन को तोड़ दिया और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पीछे छोड़ विकास के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने की ठान ली। दिसंबर 2019 में विकास ने तय किया कि वह पारुल को लेकर अपने गांव बरेली चला जाएगा। पारुल भी अपने प्यार में इतना डूबी थी कि उसने बिना किसी हिचकिचाहट के लखनऊ छोड़ दिया। दोनों बरेली पहुंचकर एक साथ रहने लगे। इस घटना से पारुल की मां सुषमा बेहद आहत हुई। उन्होंने पूरी जिम्मेदारी विकास पर डालते हुए उसे दोषी ठहराया। सुषमा को लगता था कि विकास ने उनकी बेटी को बहला फुसलाकर घर से भगा लिया है। सुषमा ने गुस्से और दुख में लखनऊ के कृष्णा नगर कोतवाली जाकर पुलिस को एक प्रार्थना पत्र दिया। उसमें उन्होंने विकास पर आरोप लगाया कि वह उनकी बेटी को बहका कर ले गया है। पुलिस ने प्रार्थना पत्र तो दर्ज कर लिया, लेकिन केस दर्ज करने की बजाय इसे सिर्फ NCR यानी नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट के तौर पर लिखा। पुलिस का तर्क था कि पारुल बालिग है, 3 बच्चों की मां है और अपनी जिम्मेदारियां समझती है। उनके मुताबिक पारुल अपनी मर्जी से ही विकास के साथ गई होगी। सुषमा ने कई महीनों तक इंतजार किया, लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। निराश होकर उन्होंने आखिरकार अदालत का दरवाजा खटखटाया। 14 अगस्त 2020 को कोर्ट ने पुलिस को धारा 498 शोषण और क्रूरता और धारा 506 धमकी के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। इस मामले में पुलिस ने प्रक्रिया के अनुसार धारा 155 डोए के तहत विवेचना शुरू की।
इस धारा के तहत पुलिस को वारंट जारी करने की जरूरत नहीं होती। पुलिस दोनों को कोर्ट के सामने पेश करती है, जहां दोनों कोर्ट के सामने बयान देते हैं। कोर्ट अपने विवेक से फैसला देती है। जैसे ही कोर्ट का आदेश मिला, पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। उन्होंने पारुल और विकास के फोन नंबरों की लोकेशन ट्रेस करना शुरू कर दी। तकनीकी मदद से पुलिस को जल्द ही दोनों की सही लोकेशन का पता चल गया। पुलिस ने बरेली में उस जगह की पहचान की जहां दोनों रह रहे थे। इसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर पारुल और विकास से संपर्क किया। 20 सितंबर 2020 की रात लखनऊ के थाना कृष्णा नगर के दरोगा भरत पाठक एक सिपाही और विकास व पारुल के 2 रिश्तेदारों को लेकर बरेली पहुंचे। वहां पुलिस ने पारुल और विकास को अपने साथ लखनऊ चलने के लिए कहा। रात में ही पुलिस ने उन्हें कार में बिठाकर लखनऊ की ओर वापसी शुरू कर दी। इस दौरान पारुल और विकास को समझ में आ गया था कि लखनऊ ले जाकर पुलिस शायद उन्हें अलग कर देगी और विकास को जेल भी भेजा जा सकता है। पारुल पहले ही अपने पति रिंकू की स्थिति देख चुकी थी, जो हत्या के आरोप में 8 साल से जेल में बंद था। उसे यह डर सता रहा था कि विकास को भी जेल और कचहरी के लंबे चक्कर में फंसा दिया जाएगा। दूसरी ओर विकास, जो स्वभाव से सीधा साधा था, पुलिस और जेल की सोच से ही घबरा गया। इस डर और निराशा में दोनों ने एक खतरनाक फैसला लिया। अगर वे साथ नहीं रह सकते तो कम से कम साथ मर तो सकते हैं। जब पुलिस ने उन्हें लखनऊ चलने के लिए कहा तो दोनों ने तैयार होने के लिए थोड़ा समय मांगा। इस बीच पारुल ने पहले से अपने पास रखी कीटनाशक दवा का एक पैकेट छिपा लिया। दोनों जब कपड़े बदलकर वापस आए तो पुलिस ने उनकी तलाशी नहीं ली। पुलिस को इस बात का एहसास था कि उनके साथ कोई महिला सिपाही नहीं है, जिसके कारण वे पारुल की ठीक से तलाशी नहीं ले सके। उन्होंने पारुल और विकास को आर्टिगा गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठाया, जबकि दारोगा भरत पाठक और सिपाही आगे की सीट पर थे। बीच की सीट पर दोनों के रिश्तेदार बैठे थे। गाड़ी रात के समय बरेली से लखनऊ की ओर रवाना हुई। रास्ते में ड्राइवर को छोड़कर बाकी लोग सो गए। इस बीच पारुल और विकास ने अपनी योजना के तहत चुपचाप कीटनाशक की 2-2 गोलियां निगल लीं। कुछ ही देर में दोनों को उल्टी होने लगी। शुरुआत में पुलिस को लगा कि गाड़ी में बैठने की वजह से उल्टी हो रही होगी, जैसा अक्सर सफर में होता है, लेकिन स्थिति गंभीर थी, जो उस वक्त किसी को समझ नहीं आई। जब गाड़ी सीतापुर पहुंची तो सो रहे लोगों की नींद खुली। पीछे की सीट से उल्टी की तेज बदबू आ रही थी। दारोगा और सिपाही ने पारुल और विकास को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पास जाकर देखा गया तो दोनों बेसुध हालत में थे। उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से कीटनाशक दवा का पैकेट मिला, जिसमें सिर्फ 2 गोलियां बची थीं। पुलिस को तुरंत एहसास हो गया कि दोनों ने जान देने की कोशिश की है। इससे पता चल गया कि दोनों ने वही दवा खाई है। लखनऊ पहुंचने के बाद पुलिस दोनों को लखनऊ मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पारुल और विकास के आत्महत्या करने का मामला पूरे लखनऊ में चर्चे का विषय बन गया। शुरुआत में विकास और पारुल के परिवार वालों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया, लेकिन बाद में उन्हें यह समझ में आया कि पुलिस, कचहरी और कानून के डर से दोनों ने आत्महत्या करने का खतरनाक कदम उठाया था। विकास और पारुल दोनों ही बालिग थे और अपने भले बुरे को समझने में सक्षम थे। अगर परिवार वालों ने आपसी सहमति से दोनों को समझाकर सही रास्ता दिखाया होता तो शायद यह कदम न उठाना पड़ता। आज की दूसरी कहानी मध्य प्रदेश के देवास जिले की है। ये बात 2022 की है। देवास जिले में एक थाना है, बरोठा थाना। इसी थाना की सीमा में एक गांव है, बंगरदा। 6 दिसंबर की शाम बरोठा थाना के टीआई शैलेंद्र सिंह मुकाती को एक हैरान कर देने वाली खबर मिली। 15 साल के हरिओम कलौता की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। जैसे ही यह सूचना मिली, टीआई मुकाती ने इसे गंभीर मामला मानते हुए तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी। उन्होंने एडिशनल एसपी मंजीत चावला और एसपी देवास डॉक्टर शिवदयाल सिंह को घटना के बारे में बताया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने बिना देर किए कार्रवाई शुरू कर दी। अंधेरा होने से पहले टीआई मुकाती अपने दल बल के साथ घटनास्थल बंगरदा गांव पहुंच गए। गांव के मेहरबान सिंह चौहान के खेत की झाड़ियों में 15 वर्षीय हरिओम का शव मिला। यह दृश्य देखकर पुलिस टीम स्तब्ध रह गई। हरिओम के दोनों हाथ कुहनी से कटे हुए थे और उसके गले पर एक गहरा काला निशान दिखाई दे रहा था। यह साफ था कि उसकी हत्या बड़ी बेरहमी से की गई थी। इस दिल दहला देने वाली स्थिति की जानकारी तुरंत एसपी देवास शिवदयाल सिंह को दी गई।
घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने मौके पर एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड भेजने के निर्देश दिए। पुलिस ने घटनास्थल पर सावधानी से जांच शुरू की। एफएसएल की टीम ने झाड़ियों और आसपास से साक्ष्य जुटाने का काम किया, जबकि डॉग स्क्वाड को सुरागों की तलाश के लिए लगाया गया। टीम हर उस चीज पर ध्यान दे रही थी जो हत्याकांड का राज खोलने में मदद कर सके। गांव के लोगों से पूछताछ भी शुरू हो गई ताकि यह पता लगाया जा सके कि हरिओम के साथ ऐसा क्यों हुआ और कौन इसके पीछे हो सकता है। हरिओम का शव सबसे पहले खेत मालिक मेहरबान सिंह चौहान ने देखा। शव देखकर वे घबरा गए और तुरंत गांव में खबर फैला दी। एक दिन पहले ही हरिओम के लापता होने की सूचना पूरे गांव में फैल चुकी थी, इसलिए खेत से शव मिलने की बात सुनते ही गांव वाले मौके पर जुटने लगे। हरिओम की मौत की खबर सुनकर उसके पिता मोहनलाल, रिश्तेदार और गांव के लगभग सभी लोग पुलिस के आने से पहले ही घटनास्थल पर पहुंच गए और लगभग पूरा गांव पुलिस के आने से पहले ही घटनास्थल पर जमा हो गए। हरिओम गांव के सरकारी स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ता था और थोड़ा मंद बुद्धि था। परिवार में उसके पिता मोहनलाल 18 साल की बड़ी बहन और 2 बीघा जमीन पर खेती करके गुजर बसर करने वाला परिवार था। मोहनलाल दूसरे के खेतों में मजदूरी भी करते थे। हरिओम की मां कई साल पहले उन्हें छोड़कर मायके चली गई थी और तभी से मोहनलाल ने अपने बच्चों की जिम्मेदारी संभाली हुई थी। मोहनलाल ने पुलिस को बताया कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। घटना वाली रात करीब 2 बजे वे गांव के ही अंतर सिंह बड़वाया के खेत में पानी फेरने गए थे। जब सुबह करीब 6 बजे घर लौटे तो आंगन में सो रहा हरिओम वहां नहीं था। उन्होंने पहले अपनी बेटी से पूछा, लेकिन उसे भी हरिओम की कोई खबर नहीं थी। चिंतित मोहनलाल पड़ोसी युवक राहुल को साथ लेकर इंदौर अपनी बहन के घर हरिओम का पता लगाने गए, क्योंकि हरिओम पहले भी बिना बताए वहां चला गया था। मोहनलाल ने बताया कि इस बार भी उन्होंने यही सोचा कि हरिओम कुछ दिनों में लौट आएगा, इसलिए रिपोर्ट दर्ज कराने की जरूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन जब देर शाम तक भी उसका कोई पता नहीं चला तो उनकी चिंता बढ़ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि हरिओम की गला दबाकर हत्या की गई थी और उसके बाद उसके हाथ काटे गए थे। इस रिपोर्ट से एसपी देवास शिवदयाल सिंह को यकीन हो गया कि यह हत्या किसी गंभीर साजिश का नतीजा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने बरोठा थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह मुकाती की अगुवाई में एक विशेष टीम बनाई और हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए 10,000 का इनाम घोषित कर दिया। पुलिस अब तेजी से हर एंगल से जांच में जुट गई थी ताकि इस निर्मम हत्या के पीछे की सच्चाई सामने लाई जा सके। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि हरिओम एक सीधा साधा और मंदबुद्धि किशोर था। उसकी इतनी बेरहमी से की गई हत्या किसी की समझ में नहीं आ रही थी। वही एसपी डॉक्टर शिवदयाल ने जब मृतक के पिता मोहनलाल के बयानों को गहराई से परखा तो कई बातें असामान्य लगीं। एसपी को यह सवाल खटकने लगा कि जब हरिओम घर पर नहीं मिला तो मोहनलाल ने गांव के लोगों या पुलिस को सूचित करने के बजाय सीधे इंदौर जाने का फैसला क्यों किया। यह बात वह अपनी बहन से फोन पर भी पूछ सकता था। इसके अलावा इंदौर से लौटने के बाद मोहनलाल का हरिओम को ढूंढने की बजाय गांव में लोगों से आराम से बातचीत करना भी पुलिस को संदिग्ध लगा। एसपी शिवदयाल ने मोहनलाल पर शक गहराने के बाद जांच टीम को उसके बारे में पूरी जानकारी जुटाने के निर्देश दिए। जल्द ही यह बात सामने आई कि मोहनलाल का चरित्र संदिग्ध था। 2 बच्चों का पिता मोहनलाल कामुक प्रवृत्ति का था और उसके अवैध संबंध से तंग आकर उसकी पहली पत्नी उसे छोड़कर अपने बेटे के साथ मायके चली गई थी। इसके बाद मोहनलाल ने धार जिले में दूसरी शादी की, जिससे उसे 2 बच्चे हुए। हरिओम इसी दूसरी पत्नी का बेटा था। हरिओम से बड़ी उसकी एक बहन भी है। पुलिस जांच में यह पता चला कि दूसरी शादी के बाद भी मोहनलाल की आदतों में कोई बदलाव नहीं आया। उसकी दूसरी पत्नी ने भी मोहनलाल की हरकतों से तंग आकर घर छोड़ दिया। जवान होती बेटी के सामने भी मोहनलाल का अनुचित व्यवहार जारी रहा, जिससे उसकी पत्नी बच्चों को मोहनलाल के पास छोड़कर मायके जाकर रहने लगी। लेकिन पत्नी के घर छोड़कर जाने से मोहनलाल पर कोई खास असर नहीं पड़ा, क्योंकि गांव में उसने कई अन्य महिलाओं से संबंध बना रखे थे। पुलिस को यह जानकारी भी मिली कि इन दिनों मोहनलाल की सबसे खास प्रेमिका निशा थी, जो उसके चचेरे भाई की पत्नी थी और मोहनलाल के पड़ोस में ही रहती थी। यह जानकारी सामने आने के बाद टीआई श्री मुकाती ने मोहनलाल और निशा के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाए। जल्द ही यह बात सामने आई कि मोहनलाल का चरित्र संदिग्ध था। 2 बच्चों का पिता मोहनलाल कामुक प्रवृत्ति का था और उसके अवैध और कहानी
एकदम स्पष्ट हो गई। कॉल डिटेल से पता चला कि मोहनलाल और निशा के बीच रात में अक्सर लंबी बातें होती थीं। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस दिन हरिओम लापता हुआ उस दिन रात को मोहनलाल और निशा के बीच 9 बार फोन पर बात हुई थी और सुबह 4:15 बजे मोहनलाल ने निशा को फोन किया था। इसके अलावा 3 दिसंबर की रात को भी दोनों के बीच कुल 20 बार बातचीत हुई थी। मोहनलाल अब पूरी तरह से शक के घेरे में था और उसके बयान बार बार बदलने लगे थे। इस पर टीआई श्री मुकाती ने उससे कई बार पूछताछ की। फिर श्री मुकाती ने मोहनलाल से आखिरी दांव खेलते हुए कहा कि उन्हें सब कुछ पता है और अगर वह सही सही सच बताए तो वह हरिओम की हत्या के आरोप में निशा के पति को फंसाकर जेल भेज सकते हैं, जिससे निशा उसकी हो जाएगी। निशा के हमेशा के लिए मिलने की बात सुनकर मोहनलाल का दिमाग बिल्कुल घबराया हुआ था। उसकी सारी सोच एक पल में बदल गई। उसने टीआई श्री मुकाती की बात पर भरोसा करते हुए हरिओम की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। जल्द ही यह बात सामने आई कि मोहनलाल का चरित्र संदिग्ध था और पूरा घटनाक्रम बताना शुरू कर दिया। मोहनलाल को लगा कि अब वह टीआई साहब की बात मानकर निशा के पति को फंसा सकता है और निशा को हमेशा के लिए पा सकता है। वह पूरी उम्मीद से यह सोचता रहा कि टीआई उसे बचा लेंगे, लेकिन वह नहीं जानता था कि सच्चाई सामने आने के बाद उसे अपनी सजा भुगतनी होगी। श्री मुकाती ने मोहनलाल की बात सुनने के बाद उसे धोखा दिया। उन्होंने महिला पुलिस की मदद से निशा को भी गिरफ्तार कर लिया। फिर आरोपियों के पास से फांसी लगाने में प्रयुक्त रस्सी और हाथ काटने में इस्तेमाल किया गया गड़ासा भी बरामद किया। इन सब साक्ष्यों को लेकर उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां पूरी कहानी धीरे धीरे उजागर हो गई। दूसरी पत्नी के जाने के बाद मोहनलाल का ध्यान और भी महिलाओं की ओर बढ़ा और उसकी हरकतें और भी घटिया होती चली गईं। उसने अपनी एक साथी गौरा को भी अपना शिकार बनाया। गौरा एक गरीब और अविवाहित युवती थी जो खेतों में मजदूरी करती थी। मोहन उसे अक्सर अपने साथ काम पर लगवा देता था और काम के दौरान मौका मिलने पर खेतों में ही दिन दहाड़े गौरा के संग वासना का खेल भी खेल लेता था। पड़ोस में रहने वाला मोहनलाल का चचेरा भाई भी उसकी तरह खेतों में मजदूरी का काम करता था। मोहन के चचेरे भाई की जवान पत्नी निशा बेहद खूबसूरत थी, इसलिए मोहन निशा पर भी बुरी नीयत रखता था, लेकिन सामाजिक डर के कारण वह आगे कदम बढ़ाने में डरता था। लेकिन कोई 5 साल पहले एक रोज जब मोहन खेत पर गौरा के संग आपत्तिजनक स्थिति में था, उसी वक्त निशा वहां पहुंच गई। निशा ने अपने जेठ की कामलीला को खुद की आंखों से देख लिया। यह देखकर मोहन डर गया। उसे लगता था कि निशा कहीं यह बात घर में उसकी बेटी को न बता दे, क्योंकि निशा की मोहन की बेटी के साथ अच्छी बनती थी। जब निशा ने यह बात किसी से नहीं कही तो मोहन को लगने लगा कि शायद निशा भी उसका जोश देखकर पागल हो गई है, इसलिए वह निशा की तरफ कदम बढ़ाने लगा। ऐसे में एक रोज निशा जब उसकी बेटी से मिलने घर आई तो मोहनलाल ने बेटी को किसी काम के बहाने गांव में भेज दिया और निशा से बोला, उस रोज तुमने जो देखा था उसे बिटिया को तो नहीं बताया? तो निशा ने इस पर जवाब दिया कि मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। आप कई औरतों को खराब कर चुके हैं, लेकिन पहले मुझे भरोसा नहीं होता था, मगर उस रोज खुद आंखों से देख लिया। लेकिन नहीं कहूंगी, लेकिन एक बात बताना पड़ेगी कि इतना जोश कहां से लाते हो तुम? सचमुच में तो देखकर डर गई थी। मेरे साथ कोई ऐसा करे तो मेरी तो जान ही निकल जाए। इन दोनों की बातचीत चल ही रही थी। उसी दौरान मोहनलाल की बेटी वापस लौट आई, जिससे उसकी बात अधूरी रह गई, लेकिन वह समझ गया कि निशा भी उसके संग मस्ती करना चाहती है। इसलिए उस रोज के बाद से वह निशा से बात करने की फिराक में रहने लगा। और सच तो यह है कि उस बात अधूरी रह जाने का निशा को भी कम दुख नहीं था, क्योंकि उसी रोज से मोहनलाल को सपने में देखने लगी थी, जिस रोज उसने मोहन को गौरा के संग देख लिया था। हफ्ते भर बाद एक रोज निशा मोहन को अकेली मिल गई तो मोहन बोला, आजकल तेरा पति रात को खेतों में पानी लगाने जा रहा है, कहो तो किसी दिन आ जाऊं। इस पर निशा ने भी सहमति जताई। उसी दिन रात को लगभग 3 बजे निशा के घर में घुस गया। निशा को मालूम था कि मोहन जरूर आएगा, इसलिए वह अपने दोनों बच्चों को अंदर के कमरे में सुलाकर खुद बाहर के कमरे में जागकर मोहन का इंतजार कर रही थी। मोहन ने पहुंचते ही दोनों का रात भर वासना का खेल चलता रहा। सुबह होते ही मोहन उठकर अपने घर चला गया। उस रोज के बाद से मोहन और निशा अक्सर पाप का खेल रचाने लगे। इसके लिए मोहन चचेरे भाई से मिलने के बहाने आए दिन निशा के घर आने जाने लगा और इस दौरान उसे जब भी मौका मिलता वह निशा के साथ संबंध बनाने से नहीं चूकता। दोनों के बीच 5 साल तक पाप का खेल चलता रहा, लेकिन घटना से 4 रोज पहले
2 दिसंबर को अचानक ही मोहन और निशा की पाप लीला में नया मोड़ आ गया। हुआ यह कि खेतों में सिंचाई का मौसम चलने के कारण निशा का पति भी मोहनलाल की तरह एक किसान के खेत में रात को पानी लगाने जाता था। इस दौरान मोहन चुपचाप अपने घर से सब देखता रहता था। मोहन काम पर निकल जाता तो पीछे से मोहन भी बच्चों को खेत जाने का बोलकर घर से निकलकर पहले निशा से मिलने उसके घर में जाता था। फिर वासना शांत होने पर वहां से निकलकर सीधे अंतर सिंह बड़वाया के खेत पर चला जाता था, जहां वह पानी लगाने के लिए मजदूरी पर जाता था। 2 दिसंबर को भी मोहन घर से निकलकर पहले निशा के घर में घुस गया। संयोग से उस समय मोहन का बेटा हरिओम जाग रहा था, सो उसने पिता को निशा चाची के घर में जाते देखा। तो पिता वहां किस लिए गए हैं यह देखने के लिए वह भी उठकर निशा के घर पहुंच गया, जिससे उसने अपने पिता और चाची को पूरी तरह से निर्वस्त्र एक दूसरे में डूबे देख लिया। हरिओम को देखकर निशा और मोहनलाल दोनों डर गए, जिससे मोहन तुरंत अपने कपड़े पहनकर काम पर चला गया, जबकि पिता को इस रूप में देखकर डर जाने से हरिओम भी वापस घर आ गया। मोहन जानता था कि हरिओम मंदबुद्धि होने के कारण ज्यादा कुछ समझता नहीं है, इसलिए उसकी समझ में कुछ नहीं आया होगा, लेकिन निशा के प्राण गले में अटके थे। उसे लग रहा था कि अगर हरिओम ने यह बात सबको बता दी तो पति तो उसकी जान ही ले लेगा, इसलिए उसने मोहन को फोन कर कुछ उपाय करने को कहा। मोहन ने उसे शांत रहने कहा तो निशा ने धमकी दे डाली कि या तो वो हरिओम का मुंह हमेशा के लिए बंद करे, नहीं तो वह फांसी लगाकर अपनी जान दे देगी। मोहनलाल निशा को नहीं खोना चाहता था, इसलिए उसने अपने बेटे की हत्या करने की योजना बनाई। 5 दिसंबर की रात करीब 2:30 बजे आंगन में सोए बेटे हरिओम को उठाया और कहा कि चलो खेत में पानी देकर आते हैं। बेटा पिता से डरता था, इसलिए बगैर कुछ बोले ही चल दिया। रात को वे खेत के पास जंगल में गए और उसने कच्चे टपरे पर चढ़ाकर उसे कुछ दिखाने लगा। मौका मिलते ही पहले से रखी हुई रस्सी से बेटे का गला कस दिया। उसी छत के सरिये से रस्सी बांधकर बेटे को लटका दिया। इससे दम घुटने से उसकी मौत हो गई। उसे वो वहीं झाड़ियों में फेंककर घर के लिए चल दिया और निशा को फोन पर बता दिया कि मैंने उसे फांसी लगाकर मार दिया है और बॉडी छुपा दी है। इस पर निशा ने उससे कहा कि ऐसे तो पकड़े जाएंगे, उसके टुकड़े करके कहीं छुपाओ ताकि पता नहीं चले। इस पर 1 घंटे बाद फिर से मोहन उसी जगह खेत में पहुंचा और दरांते से बेटे के दोनों हाथ काटे। इसके बाद उन्हें 300 फीट से ज्यादा गहरे बोरिंग में फेंक दिए। हल्का उजाला हो रहा था और खेतों में हलचल थी। लाइट चमकते देख मोहनलाल घबरा गया। उसने पुलिस से कहा कि बेटे के दोनों हाथ काटते काटते वह थक गया था, क्योंकि वह अकेला था। सुबह भी होने लगी थी, इसलिए घबराकर लाश छुपा दी और घर लौट आया। यहीं पर आकर बेटी को उठाकर अचानक पूछने लगा था कि हरिओम कहाँ है, ताकि उस पर किसी को शक न हो। 1-2 दिन बाद शरीर के और टुकड़े करने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही बॉडी तक पुलिस पहुंच गई। उसका सोचना था कि पिता होने के नाते पुलिस उसके ऊपर शक नहीं करेगी, मगर एसपी शिवदयाल के नेतृत्व में बरोठा टीआई शैलेंद्र सिंह मुकाती की टीम ने कातिल पिता और उसकी प्रेमिका को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। एक पिता ने ही अपने ही 15 साल के बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी। बेटे का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपने पिता को एक महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुरी आदतें और अनैतिक संबंध किसी का भी जीवन बर्बाद कर सकते हैं। मोहनलाल ने अपने गलत कामों और वासना के पीछे भागते हुए अपने ही बेटे की जान ले ली। यह घटना बताती है कि अगर इंसान अपने चरित्र और नैतिकता पर ध्यान न दे तो उसके परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं। एक माता पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य अपने बच्चों की देखभाल और उनकी सुरक्षा करना होता है, लेकिन मोहनलाल अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह चूक गया। उसने अपनी इच्छाओं को सही गलत से ऊपर रखा और अपने परिवार को दुख और बर्बादी के रास्ते पर ले गया। यह कहानी यह भी दिखाती है कि सच को छुपाया नहीं जा सकता। पुलिस की समझदारी और मेहनत ने कातिल को बेनकाब किया और न्याय दिलाया। हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए और अपने जीवन में नैतिकता और सच्चाई को महत्व देना चाहिए। गलत रास्ते पर चलने से केवल बर्बादी ही हाथ लगती है। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।